सुप्रभात छात्रों। संस्कृत की कक्षा में मैं तरुण वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कारक पढ़ेंगे। कारक कारक की परिभाषा है वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। और एक दूसरी और परिभाषा है किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के संपादन में यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो चीज़ सबसे ज़्यादा सहायक होती है उसे कारक कहते हैं। और कारक 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर श्लोक भी दिया हुआ है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट् इति। यानी कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये कारक षट यानी कि ये 6 कारक कहलाते हैं। यानी कि 6 प्रकार कारक, संबंध को कारक नहीं माना गया है, ये 6 कारक माने गए हैं। अब आगे देखिए, ये 6 कारकों के नाम बताए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। कर्ता कारक क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। उदाहरण, गिरीशः पुस्तकं पठति। अब गिरीश जो कि कर्ता है, पुस्तकं पठति पुस्तक पढ़ता है, गिरीश पुस्तक पढ़ता है। तो यह जो गिरीश है, कर्ता है, वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, तो इसे कर्ता कारक कहेंगे गिरीश को, क्योंकि स्वतंत्र रूप से ना क्रिया कर रहा है, इसलिए इसको कर्ता कारक कहेंगे। यहाँ पठती क्रिया करने वाला गिरीश, अतएव यह कर्ता कारक है। कर्म कारक क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। अभिष्ट का मतलब होता है इच्छित, सर्वाधिक जिसे चाहता हो, कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता हो उसे कर्म कहते हैं। यहाँ पर देखो, गिरीश पुस्तकम पढ़ती। अब गिरीश किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को। सर्वाधिक किसको चाह रहा है? पुस्तक को। पुस्तक पढ़ना उसको अच्छा लग रहा है, उसको चाह रहा है, पुस्तक कर्म कारक होगा। यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक इच्छित यानी अभिष्ट है, अतः यह कर्म कारक है। नेक्स्ट, करण कारक क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। जो क्रिया की सिद्धि में यानी क्रिया की सफलता में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, गौरी जल से मुंह धोती है। अब यहाँ प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल करण कारक है, क्योंकि गौरी जल के द्वारा मुंह धो रही है, तो जल से क्रिया की सिद्धि हो रही है। जैसे हम पेन से लिखते हैं, तो पेन क्या है? करण कारक है, क्योंकि वह हमारी लिखने की क्रिया में सहायक हो रहा है, सहायक सिद्ध हो रहा है, इसलिए हम पेन को करण कारक कहेंगे। यहाँ पर जल से मुंह धो रही है, तो जल में करण कारक है। संप्रदान कारक जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, वागीश मित्राय लेखनीम ददाति। वागीश, जो वागीश है वह मित्र के लिए लेखनी देता है। यहाँ परिभाषा में दिया भी गया है जिसके लिए कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। अब मित्र के लिए लेखनी यानी पेन दे रहा है, तो मित्र में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्राय संप्रदान कारक है। इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति, माता बालक के लिए फल लाती है। वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालक संप्रदान कारक है ना। जिसके लिए परिभाषा में दिया भी गया है कि जिसके लिए कोई चीज़ लाई जाती है, कोई कार्य जिसके लिए किया जाता है। अब माता बालक के लिए फल ला रही है, तो फल लाने का कार्य किसके लिए हो रहा है? बालक के लिए हो रहा है, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति होगी। इस तरह से अपादान कारक जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यहाँ पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, गिर रहा है, तो कौन अलग हो रहा है? पत्ते हो रहे हैं। काई से हो रहे हैं? वृक्ष से। तो जहाँ से अलग हो रहे हैं यानी कि वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष में
अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति होगी। अधिकरण कारक, क्रिया का आधार अधिकरण है। मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठता है। इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार है। बैठना क्या है? क्रिया। अब किस चीज़ पे बैठा हुआ है? आसन पे, तो आसन में आसन ही आधार है, तो आधार में अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति होती है, तो आसने इसमें अधिकरण कारक है। संबंध और संबोधन, सबसे पहले संबंध कारक पढ़ेंगे। जहाँ एक व्यक्ति, वैसे इसको संबंध को कारक नहीं माना जाता है, परंतु हम अध्ययन तो करेंगे। संबंध, जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पर व्यक्ति या वस्तु का संबंध स्थापित हो, प्रकट हो, वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे रामस्य पुत्र कुशः गच्छति, राम का पुत्र कुश जाता है। यहाँ रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति, क्योंकि राम का और कुश का, पिता और पुत्र का संबंध बताया गया है, तो यहाँ जहाँ संबंध हो वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। रामस्य में षष्ठी विभक्ति है। जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, अतः रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी है। सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, अब देखो एक और एग्जाम्पल है। सोहन की पुस्तक है, तो सोहन का पुस्तक से संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसलिए सोहन में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। जिसे अब देखो संबोधन पढ़ेंगे। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक कोलाहलम मा कुरु, यहाँ पर बालक को संबोधित किया जा रहा है कि हे बालक कोलाहलम, शोरगुल मत करो, हे बालक शोरगुल मत करो, तो बालक को स्पेशली कहा जा रहा है, तो यहाँ पर बालक में संबोधन कारक होगा। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंधता संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, ऐसा है। ये सभी आपको एग्जाम्पल और परिभाषाओं सहित अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।